एक टॉपिक जो आजकल काफी महत्वपूर्ण है, चर्चा में चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के। और जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम अभी जो लोकसभा में पारित हुआ है कल ही अभी, तो उसको लेकर के काफी मुद्दा है। तो उसको लेके बहुत साधारण और सरल भाषा में हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या है कहानी। तो आप यहाँ पे देखेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा। आप देखेंगे जो ओवैसी साहब हैं काफी इस पे भड़के हुए थे, उन्होंने इस बिल को फाड़ दिया था लोकसभा में, आप देखते हो। तो इसकी पूरी कहानी को एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं क्या है पूरी कहानी। जैसे सबसे पहले अगर आप इसको बारे में समझोगे कि ये जो वक्फ जो संशोधन विधेयक है, ये वक्फ संशोधन विधेयक अभी अप्रैल 2025 में पारित जरूर हुआ है, लेकिन ये आप ये बात समझिए, ये विधेयक अभी का नहीं आया है, ये विधेयक लास्ट ईयर आया था। यह विधेयक अगस्त 2025 में लोकसभा में पेश हुआ था। द वक्फ अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में इसको पेश किया गया था और बीजेपी सरकार ने इसको नाम दिया था उम्मीद विधेयक। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है या आम जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस विधेयक को उम्मीद विधेयक नाम दिया गया था। अब ये विधेयक आपका अगस्त 2024 में पेश किया गया। किस में पेश किया गया? ये पेश किया गया भैया कि जो वक्फ अधिनियम है हमारा 1995 का, उसमें सरकार ने कहा कि हमें उसमें कुछ संशोधन करने हैं। तो उसमें उन्होंने 40 संशोधन पेश हुए। उन्होंने 40 संशोधन की बात की कि हम इसमें 40 संशोधन इसमें करेंगे, ध्यान रखना। 14 अमेंडमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन दी वक्फ एक्ट 1995 के में। अब जब 40 संशोधन की बात उन्होंने पेश की अगस्त 2024 में, तो उसको लेकर के हड़कंप मच गया भाई। मुस्लिम कम्युनिटी के जो नेता हैं लोग हैं वो अपना उसका विरोध करने लगे, कुछ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के नेता भी उसका विरोध करने लगे, कुछ उसके सपोर्ट में थे। तो उसको लेकर के भैया एक जेपीसी कमेटी हमारी बना दी। जेपीसी कमेटी जिसको हम कहते हैं जगदम्बिका पाल, एक समिति बनाई गई थी, संयुक्त समिति थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जगदम्बिका पाल जी को। तो यह भी एक आम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है भैया कि वक्फ बोर्ड जो उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड थे जगदम्बिका पाल जी। तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट अभी आई है, अभी मार्च 2025 में उसकी रिपोर्ट आई और इसमें उन्होंने 14 संशोधन को मंजूरी प्रदान की थी। तो अ कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जगदम्बिका पाल जी whose report has just come March 2025 in which 14 amendments have been approved। उनमें से उन्होंने 14 मेजरली संशोधनों को मान लिया गया है। उन 14 में से कौन कौन से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आई थिंक आप करंट का सिनेरियो समझ गए होंगे सरल भाषा में। ये मुद्दा काफी गहरा है, बहुत पुराने समय से ये मुद्दा है। जब आप इसकी हिस्ट्री में जाओगे वक्फ के बारे में, तो पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं वहां से लेकर के, और इसकी काफी इतिहास इसका पुराना है, वहां से लोग इसको जोड़ जोड़ के बताते हैं कि मोहम्मद गौरी जब भारत में आया और महमूद गजनवी जब भारत में आया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत भारत में आई, तो वहां से वक्फ बोर्ड की शाखाएं चली आ रही हैं। तो वो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आम जानकारी के लिए जितना जरूरी भर की बातें वो मैं आपको इसमें समझा दे रहा हूँ। तो आप समझ गए कि भैया अभी ये एक्ट जो हमने 2024 में इसके बिल को लेकर के आए थे, जो ये बिल अभी पास हुआ है, लगभग 40 संशोधन की बात की गई थी जिसमें 14 को मंजूरी दे दी गई है। किसमें संशोधन की बात की थी? वक्फ अधिनियम जो 1995 का है उसमें लेकर के बात की गई थी। इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। अच्छा, यहीं पर अब आप चीजों को थोड़ा सा आगे समझें। अब सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है कि आखिरकार ये बताइए अनुपम सर, वक्फ है क्या? ये वर्ड क्या है? वक्फ का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो इस्लाम धर्म में कोई व्यक्ति चल या अचल संपत्ति को धर्मार्थ कार्य हेतु दान कर सकता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। इन इस्लाम व्हेन अ पर्सन डोनेट्स मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर चैरिटी इट इज कॉल्ड वक्फ। मतलब वक्फ उस संपत्ति का नाम हो गया जो संपत्ति दान में दे दी गई भैया। किस में दे दी गई भैया? दान में दे दी गई। जैसे आप देखोगे इस्लाम धर्म का जब आप पढ़ोगे तो इस्लाम धर्म के जो 5 पिलर माने जाते हैं, 5 स्तंभ माने जाते हैं, 5 जो उसमें नियम बताए गए, उनमें से एक दान के बारे में बताया गया कि हर एक व्यक्ति को अपनी आय का 2.5% जो आय का हिस्सा है वो दान करना चाहिए, और वो भी बिना किसी क्रेडिट को लिए दान करना चाहिए। ऐसा आप इतिहास में पढ़ते हो। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का, कोई एक ऐसा व्यक्ति मान लेते हैं कि जिसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं है, जिसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है,
तो उसने अपनी संपत्ति को दान में दे दिया, या उसने कुछ अपना हिस्सा रहा अपनी संपत्ति का, तो अपनी संपत्ति का हिस्सा उसने कहां दे दिया भैया, दान में दे दिया, तो वह जो संपत्ति चलेगी वह संपत्ति क्या कहलाई, तो वह संपत्ति वक्फ कहलाई। क्या कहलाई, वक्फ। अब जो संपत्ति वक्फ कहलाई तो उस संपत्ति को मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक परिषद बनाई गई थी जिसको वक्फ परिषद कहा गया, जो सबसे पहले 1954 के आसपास उसको गठन किया गया था। इस दान संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए गए थे। लेकिन इससे पहले आप जरा समझेंगे तो 1954 में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त सबसे पहले एक वक्फ परिषद का गठन किया गया था। क्या किया गया था, एक वक्फ परिषद का गठन किया गया था। बाद में फिर एक 1955 में फिर इसको अलग अलग राज्यों को लेकर के, मतलब उसको लेके वक्फ परिषद को लेकर के एक्ट वगैरह बनाया गया कि किस किस तरीके से क्या क्या काम करेंगे। फिर बाद में आकर के इसमें 1995 में आकर के फिर अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड बना दिए गए, अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड बना दिए गए, और वहीं पर फिर एक वक्फ न्यायाधिकरण बना दिया गया, न्यायाधिकरण बना दिया। तो वहीं पर क्या बना दिया, तो वहीं पर एक वक्फ न्यायाधिकरण बना दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पर थी, इस वक्फ न्यायाधिकरण की दिक्कत थी। इसमें कहा गया कि भैया मान लेते हो, जैसे अगर मैंने आज आपसे 20,000 रुपए ले लिए, मैं वो 20,000 रुपए आपको नहीं दे रहा हूं, तो आप जाकर के थाने में रिपोर्ट करोगे, कोर्ट में केस करोगे, है ना, तो आपको उसका न्याय मिलेगा। और मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपसे 20,000 रुपए ले लिए, अब मैं वो 20,000 रुपए नहीं अगर आपको दे रहा हूं, तो उसकी जो सुनवाई करोगे, उसके लिए जो केस करोगे, उसमें मेरी मंजूरी जरूरी है, मतलब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो भाई ये लोकतंत्र देश में तो नहीं हो सकता। देखो आज पुराने समय में हो सकता है कि ये कितना सही था कितना गलत था, हम उसमें नहीं जाएंगे। आज वर्तमान में हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र में सारा चीजें जो है संविधान के अनुसार चलेगा, देश संविधान के अनुसार चलेगा। धर्म एक अलग व्यवस्था है, लेकिन देश से ऊपर धर्म नहीं है ना, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र संविधान के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको कि एक कम्युनिटी की सारी चीजें उनके शरिया के नियम के अनुसार, उनके इस्लाम कानून के अनुसार चलें, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कल को लोग कहेंगे नहीं भाई हमको हमारे धर्म के अनुसार चीजों को करना है, तो वो गड़बड़ है। सारी चीजें सब कुछ संविधान के अंडर में। तो यहां पे क्या था भैया कि ये जो दान की गई संपत्ति जो होती थी, मान लेते हैं कि किसी भी वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति पर दावा पेश कर दिया कि भैया ये संपत्ति जो है, मान लेते हैं कि ये उन्होंने कहा कि ये एक्स संपत्ति जो है ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा भैया कि आपके पुरखों ने इस संपत्ति को वक्फ को दान कर दिया था, और मान लेते हैं उसके बाद उनकी कई पीढ़ियां हैं, उसके बाद उनकी कई पीढ़ियां आई, कई जनरेशन आया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे अपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए और उस डॉक्यूमेंट के बेस पर उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये जो संपत्ति है ये संपत्ति तो ये वक्फ के अंतर्गत आएगी। तो भैया अब वो व्यक्ति तो गड़बड़ आ गया ना, उसकी संपत्ति तो चलेगी। अब इसके खिलाफ वो कोई भी केस या कोई भी सुनवाई कार्यवाही कोर्ट में नहीं जा सकता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, किसी भी जिला कलेक्टर के यहाँ पे इसकी सुनवाई नहीं होगी। इसकी सुनवाई भी अगर होगी तो इसकी सुनवाई भी उसी वक्फ न्यायाधिकरण में होगी जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी के लोग सबसे ज्यादा ही होंगे, मुस्लिम मेजोरिटी के लोग सबसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ ये तो दिक्कत होगी भैया, है उल्टा चोर वाली बात ही होगी कि भैया चोर चोरी भी कर रहा है और उसकी सुनवाई भी वही करेगा, जज भी वही बनेगा। तो ध्यान रखना, फिर सभी राज्यों के ऊपर एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड भी बनाया गया था। सब राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड थे, उनके ऊपर एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड था। आज अगर इसकी अगर वैल्यू को देखें आज वर्तमान में, तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो आज वर्तमान में रक्षा और रेलवे हमारे दो चीजें, उसके बाद तीसरे स्थान पर सर्वाधिक भूमि के मामले में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास में है, और इसकी अनुमानित संपत्ति आप देखोगे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। मुझे तो इतनी बड़ी डिजिट का कैलकुलेशन करना भी नहीं आएगा कितनी संपत्ति होगी, तो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की और संपत्ति आज वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है, और जो भी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको तो डिसमेंटल होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि आखिरकार ये वक्फ है क्या। तो आप समझ गए कि वक्फ इस्लाम धर्म में कोई व्यक्ति चल या अचल संपत्ति को धर्मार्थ कार्य हेतु दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाएगा। इस दान संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग राज्यों में क्या बनाए गए भैया, वक्फ बोर्ड बनाए गए थे, ध्यान रखना भैया। और ये सारी चीजें थी, सभी राज्यों के ऊपर एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड था, और आज ये तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूमि थी। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और थी, ध्यान रखना भैया कि ये जो कहानी है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है ना, या हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि भाई जो उत्तराधिकारी अगर नहीं पसंद है, मान लेते हैं मेरे पास पैसा है, मेरी संपत्ति है, मेरी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, मैं उससे खुश नहीं हूं, मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं, मैंने अपनी पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान में दे दी, तो लेकिन जो मेरी जो जनरेशन आ रही है वो तो परेशान हो जाएगी। तो इसमें कहते हैं भैया कि जो इसमें संपत्ति जो दान में दी गई भैया
आप उसको वापस नहीं ले सकते। यानी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वक्फ में जो संपत्ति दान दे दी गई भैया वो हमेशा दान दे दी गई भैया, उसको आप कभी वापस नहीं ले सकते हो। तो ये भी एक दिक्कत है भैया, ध्यान रखना। राइट, तो अब आप समझ गए, क्या समझ गए, वक्फ क्या है, ये बात समझ गए। अभी हाल फिलहाल में जो विधेयक पारित किया गया ये बात आप यहां पर समझ गए। अब इसके बारे में समझेंगे। जैसे हमने कहा कि द वक्फ एक्ट 1995 बोर्ड कैन स्टेक क्लेम एंड डिक्लेयर एनी लैंड एज वक्फ प्रॉपर्टी। ये दिक्कत थी, यहाँ पे ये क्या है, किसी भी संपत्ति को ये वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी संपत्ति को ये वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं कि भैया ये चीजें वक्फ की संपत्ति है। वैसा थोड़ी ना, तानाशाही थोड़ी ना चल रही है, ऐसी तानाशाही तो उत्तरी कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में भी नहीं चल रही होगी, ऐसा थोड़ी ना। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कहा भैया, ये वक्फ बोर्ड ने कहा भैया कि नहीं साहब, और ये तो हमारी होगी। हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन्स डोंट एंजॉय एनी सच स्पेशल लॉ। इस तरीके के और कहीं पर आपको कानून देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, लेकिन एक और चीज है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुस्लिम्स के बहुत अच्छे अच्छे जो व्यक्ति हैं, जो स्कॉलर, अगर आप उनसे भी बात करोगे तो आप ये पाओगे कि जितनी भी ये वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी संपत्ति है, अगर वो सारी संपत्ति धर्मार्थ कार्य हेतु जो आपको दी गई थी, कल्याण कार्य हेतु दी गई थी, अगर ये उस संपत्ति को मुस्लिमों के ऊपर खर्च करते, तो आज भारत में मुस्लिमों की जो स्थिति है, जो आपने सुना होगा सच्चर समिति के बारे में आपने सुना होगा, तो सच्चर समिति जो बनी थी, ध्यान रखना भैया, राजेंद्र सच्चर जी का आपने नाम सुना होगा। तो जो राजेंद्र सच्चर जी के द्वारा आई थिंक 2005 में और एक सच्चर समिति बनाई गई थी, जिसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं, विशेष तौर से मुस्लिमों के और आर्थिक सामाजिक अध्ययन को लेकर के बताई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मुसलमान इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। तो अगर वो सारा पैसा, सारी संपत्ति, सारा धन जितना भी वक्फ बोर्ड के पास है, उसको अगर मुस्लिमों के कल्याण हेतु खर्च किया गया होता तो आज सारी स्थिति ऐसी न होती। तो तब भी तो दिक्कत का कारण बना कि भाई उन्होंने पैसा खर्च ही नहीं किया। तो यहां पर भी ये दिक्कत है, ध्यान रखना भैया। तो इसलिए ये बात उठी है भैया कि रिमूव दी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वक्फ एक्ट 1995, उसको क्या कर दिया जाए भैया, रिमूव कर दिया जाए। आप यहां पर एक चित्र के माध्यम से देखोगे तो इसको कहा गया, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, जो न्यायाधिकरण है, जिसमें मैंने बताया था कि सुनवाई आपकी वापस से वहीं जाकर के होती है, तो वक्फ बोर्ड में कहा गया कि द बिगेस्ट लैंड माफिया, इसको इस तरीके से कहा गया भैया, इन्होंने यहां पर कह दिया भैया कि साहब ये तो किसी समय पे और जो है कि भैया आप संपत्ति वक्फ दान में दे दी गई थी, अब संपत्ति आपकी है। उन्होंने बस इतना कह दिया कि भैया ये संपत्ति वक्फ की है। अब ये संपत्ति आपकी है, ये संपत्ति आपकी है, इसका प्रूफ किसका देना होगा, आप ही को देना होगा इसका प्रूफ। और इसका प्रूफ भी आपको किसको देना होगा, दिल्ली वक्फ बोर्ड, यानी जो इसका वक्फ बोर्ड है उसी को आपको इसका प्रूफ देना होगा। भाई जिसने हड़पा उसी को आप प्रूफ दे रहे हो। फिर ये न्यायपालिका किस बात के लिए है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस बात के लिए, संविधान किस बात के लिए, हमें इसको हटा देना चाहिए। अब आप कहोगे नहीं साहब ये तो धार्मिक कार्य, हमारा पर्सनल है। पर्सनल क्या होता है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब शरिया का कानून थोड़ी ना चलेगा भारत में, संविधान से देश चलेगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगी। तो यहां पर इसको क्या कर दिया, इस तरीके से इसको बैन कर दिया गया। इस बात को आप यहां पे समझना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, मेजरली अगर हम बात करेंगे, मेजरली अभी वक्त में क्या क्या बड़े बदलाव हुए। जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई भी संपत्ति यहाँ पे दान में दे दी तो संपत्ति को वापस नहीं लिया जा सकता, किसी का उत्तराधिकारी नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना भी, महिला को उत्तराधिकारी माना जाएगा। महिला उत्तराधिकारी का संपत्ति पर भी अधिकार रहेगा। अगर किसी ने मान लेते हैं उत्तराधिकारी न होने पर आपने कह दिया कि नहीं जी ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो अब से ऐसा नहीं हो सकता भैया। पहले क्या होता था, किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो वक्फ की संपत्ति कह दी गई। अच्छा, शुरुआत में क्या हुआ था कि भाई जब विभाजन हुआ 1947 के बाद से, तो ऐसे मुसलमान जो इंडिया छोड़ करके जो कहां चले गए पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जो संपत्ति भारत में थी उसको रेगुलेट करने के लिए, उस संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए भी और वक्फ बोर्ड काम करता था। तो ऐसे अलग अलग रूप से काम करता था, लेकिन एक्चुअली में उसने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए था। तो एक तो इसके अंतर्गत ये बड़ा बदलाव में कह दिया गया कि महिला उत्तराधिकारी का संपत्ति पर अधिकार होगा, रहेगा, ध्यान रखना। दूसरा, सरकारी संपत्ति वक्फ में नहीं जाएगी। अब पहले अभी क्या तक क्या होता था, कोई भी अगर गवर्नमेंट चीज भी है तो वो भी वक्फ के अंतर्गत चली जाएगी। भैया ये तो वक्फ की जमीन पे बना हुआ, भैया ये वक्फ के अंतर्गत आ गया। तो अब कह दिया कोई भी सरकारी संपत्ति वक्त में नहीं जाएगी, और गई है तो उसको हटाया जाएगा, उसको रिटेन किया जाएगा, उसको वापस लाया जाएगा। ये इसके अंतर्गत पारित कर दिया गया। अच्छा,
तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंतर्गत, कि संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, ये जिला कलेक्टर तय करेगा। ये वक्फ बोर्ड तय नहीं करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ के अंतर्गत आएगी, कौन सी संपत्ति वक्फ के अंतर्गत नहीं आएगी, ये जिला कलेक्टर तय करेगा। जिला कलेक्टर तय करेगा, ध्यान रखना। और उसके लिए जिला कलेक्टर जब तय करेगा, उसके लिए एक वक्फ परिषद को बनाया जाएगा जिसमें 22 सदस्य होंगे, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, गैर मुस्लिम सदस्य भी हो जाएंगे, क्योंकि कई बार जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी संपत्ति को भी वक्फ में संपत्ति में कह दिया गया। जैसे आपने सुना होगा कि जब 2014 में जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस सरकार उस वक्त थी, तो कांग्रेस सरकार को लगा कि यार पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा, बीजेपी गवर्नमेंट आ रही थी, मोदी जी की लहर चल रही थी, तो लगभग कहा गया था उन्होंने 123 जो वीवीआईपी प्रॉपर्टीज थी, बहुत महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी थी, वो किसको उन्होंने दे दी भैया, वो उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी भैया, ताकि वक्फ बोर्ड इससे खुश हो जाएगा। और वक्फ बोर्ड खुश हो जाएंगे अर्थात जो भारत के मुसलमान हैं वो किसको वोट देंगे भैया, वो कांग्रेस सरकार को वोट देंगे। तो ऐसा भी सुनने में आया था। तो वो संपत्ति, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, किसको दे दी भैया, वक्फ बोर्ड को अंतर्गत दे दी भैया। तो ऐसा अब नहीं होगा, अब ये सारा चीज जिला कलेक्टर के अंतर्गत में करेगा। एक वक्फ परिषद बनेगी जिसमें 22 सदस्य होंगे, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। और यदि इसके फैसले से संतुष्ट आप नहीं है फिर भी, तो 90 दिन के अंदर आप कहीं भी कोर्ट जा सकते हैं। आप 90 दिन के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अब आकर के ये काम बढ़िया हुई है। अब यहां पे समझिए, अगर आप लोगों के मन में आ रहा है कि नहीं यार सरकार ने गलत किया है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया गया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जैसे ओवैसी जैसे भड़कालू नेता हैं, इनको कुछ आता तो है नहीं, बस इसको समझना समझना कुछ नहीं, संसद में बैठ के बस बकवास करनी है। एक्चुअल फैक्ट की तरफ तो ये जाते नहीं है ना। तो एक्चुअली समझने की बात यह कि वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया गया। वक्फ बोर्ड आपका आज भी है, वक्फ बोर्ड विधिवत तरीके से चल रहा है। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जितनी संपत्ति है, अब बस ये कह दिया गया कि आपके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति का ब्यौरा आपको देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल पर अब आप जो है कि उस संपत्ति का ब्यौरा दोगे ताकि सब उसको एक्सेसिबल हो, सब उसको समझ सकें। अच्छा, अब कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है, अब ये वक्फ बोर्ड तय नहीं करेगा, अब ये एक परिषद तय करेगी। अच्छा, इससे अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको वक्फ न्यायाधिकरण जाने की आवश्यकता नहीं है, ये परिषद करेगी। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहां पर जाके चीजों को कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी वक्फ बोर्ड की, जो तानाशाही टाइप की थी, जो मनमानी वाली चीजें थी, उसको समाप्त करके उसकी जगह नया लाया गया। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट का एक बहुत ही शानदार स्टेप है। मैं रियली इस स्टेप की सराहना करता हूं। ये देश में जिस चीजों को, जिन टॉपिक्स को मैं आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, जो हम कहते हैं भैया विविधता की हम बात करते हैं, हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम एक समानता की बात चलते हैं भैया, हम सभी नागरिकों की समानता की बात करते हैं भैया, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, जाति का हो, धर्म का हो, सबको जो समानता को लेकर के जो कहानी है, जो पुरानी चीजें जो चली आ रही है, उनको खत्म करने वाली जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट में हो रही है। बहुत सी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, बहुत सी चीजें ठीक भी हो रही हैं। तो चीजों को समझना पड़ेगा, किसी को लेकर के आलोचना कर नहीं सकते, चीजें उस तरीके से हैं। तो आप चीजों को समझिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये जो काम किया है वो एक बेस्ट काम है, उसको लेकर के मैं बीजेपी गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। ये बहुत जरूरी था, सभी नागरिकों के हित हेतु ये चीजें जरूरी थी। मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर बताइएगा कि मैंने क्या क्या चीजें कही हैं। किसी प्रकार से आपकी कोई धार्मिक भावना को आहत अगर लगा हो किसी तरीके से, तो उसके लिए मैंने कोई ऐसा उद्देश्यपूर्ण कोई बात नहीं कही है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। SST भाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे हर जगह पर फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।